हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो से एक नया लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। आज का क्लास महा मैराथन रहने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स से टोटल 19 चैप्टर जो है, 19 टॉपिक जो है, आप लोगों का सारा वीडियो अपलोड कर दिया गया है। लेकिन स्पेशली आज के इस वीडियो में हम वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर जो 2 मार्क का, 3 मार्क का या 5 मार्क का पूछा जाता है, या MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, और आप लोगों का जो डिवाइड हुआ है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स 25-25-25-25 यानी टोटल 80 मार्क का जो पेपर होता है सेक्शन वाइज, वो वहां से कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है, आज के सेशन में करेंगे। अगर आप नेक्स्ट ईयर अपना बोर्ड एग्जामिनेशन का अपियर होगे तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाला है। तो फोकस होकर के पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं हर एक चीज बता दूंगा, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, 5 मार्क का, 2 मार्क का, 3 मार्क का या MCQ कहां से पूछा जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, और कौन से टॉपिक से पूछा जाता है सबसे ज्यादा। तो आपको क्या करना है, मेरा सिंपल सा सजेशन रहेगा कि वीडियो को एंड तक आप लोगों को देखना है, ठीक है। जो भी हमारा महामैराथन है इसको एंड तक देखिएगा। उसके बाद फिर आपको क्या मिलेगा, इसका टोटल आप लोगों को PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी बिना देरी किए हुए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक नया टॉपिक आप लोगों का स्टार्ट होता है, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखिए, सबसे पहले सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो है ये आप लोगों का इकोनॉमी का सेकंड चैप्टर है। मैं आप लोगों को सीक्वेंस वाइज यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का जो टॉपिक है ये उल्टा पुल्टा होगा, तो आप लोग इसको अरेंज कर लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद डेवलपमेंट में जाएंगे। पहले इकोनॉमिक, फिर सिविक्स, उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी। सबसे पहले सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी आता है। अब देखिए, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या होता है। इसमें हम लोग सबसे पहले इसका ओवरव्यू जो टोटल टॉपिक है, इसमें तो हमने ये पढ़ लिया है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन आज के स्पेशल वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से सबसे ज्यादा पूछा जाता है, PYQ में, CYQ में, या अगले साल किस स्तर से क्वेश्चन दिया जाएगा CBSE के द्वारा। जैसा कि CBSE के द्वारा खुद कहा गया है 50% आप लोगों का CBQ यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वो पूछेगा। तो सबसे पहले आप लोगों का सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में 2 मार्क का क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आपसे डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के बारे में पूछा जाता है कि भाई पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर क्या होता है। अब यहाँ पे ये बोर्ड 2024 में पूछा गया था। अब यहीं पे आप लोगों को बताना होता है कि इसमें क्या क्या आप लोगों का डिफरेंस है पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेस पे। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसी में हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ दी आप लोगों का जो पब्लिक सेक्टर होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा ऑन किया जाता है। ये सब आप बताइएगा। जैसे कि कोई आप लोगों का प्राइवेट सेक्टर है उसको ऑन किया जाता है आप लोगों का इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा, ठीक है। अगर पब्लिक सेक्टर के बारे में पूछा जा रहा है तो सिंपल कहेंगे कि यहाँ पे गवर्नमेंट इसको ऑन करती है, गवर्नमेंट हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि गवर्नमेंट को हम रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे उसको चुनते हैं। ये इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं ना, उसी प्रकार से जो हमारा प्राइवेट होता है उसमें आप बताइएगा कि प्राइवेट जो है कोई इंडिविजुअल या कोई एक व्यक्ति ऑन करता है, या कोई आप लोगों का सोशल ग्रुप वाले ऑन करते हैं अपने मिलजुल करके बिजनेस करने के लिए। उनका मेन मोटिव रहता है ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करना है, ज्यादा से ज्यादा हमारा जो है इनकम को बूस्ट करना है। लेकिन गवर्नमेंट का काम क्या है, पीपल को, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका है कि पीपल को यहाँ पे हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करना है। यही डिफरेंस होगा और क्या होगा, इस बेस पे आप लिखिएगा, सिंपल। उसके बाद फिर जो गवर्नमेंट होता है ये आप लोगों का प्रोवाइड करता है ऑल सर्विस को पब्लिक सेक्टर पे, ठीक है। और ये आप लोगों का डिपेंड करता है प्राइवेट ऑनर पे। प्राइवेट ओनर पे डिपेंड करता है कि प्राइवेट सेक्टर में वो हर एक फैसिलिटी को प्रोवाइड करेगा या फिर नहीं करेगा। लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक सेक्टर में करा जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो यहाँ पे MLA है, MP है, या फिर स्टेट में गवर्नमेंट है या यूनियन पे गवर्नमेंट है, सबको 5 साल के लिए आम जनता भेजती है रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुन करके, वो जाते हैं इलेक्शन जीत करके। लेकिन उनपे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इसको बेसिक चीजों को प्रोवाइड करें, बेसिक फैसिलिटी को प्रोवाइड करें, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, या फिर कुछ भी हो, ठीक है, स्कूल्स हो इस प्रकार से, या फिर वाटर हो, वाटर टैंक हो, इस प्रकार से। नहीं तो 5 साल के बाद उसको हटाया जा सकता है। लेकिन प्राइवेट में देखते हैं कि वो चाहे अपने मन से तो वो करेगा, उसका मन, ठीक है, उसका मन है तो वो करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा, क्योंकि उसका ऑन बिजनेस है ना। उसी प्रकार से देखते हैं हम यहाँ पे अलग अलग प्रकार से सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, इसमें अलग अलग एक्टिविटी आता है। प्राइवेट सेक्टर आप लोगों का गाइड किया जाता है, मोटिव किया जाता है। जैसे कि सिंपल सा प्राइवेट सेक्टर का मोटिव होता है प्रॉफिट।
पब्लिक सेक्टर का मोटिव जो है वो प्रॉफिट नहीं होता है, ये आप लोगों का मोटिव होता है कि ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करना है पीपल्स को जो हमें जीत के आई है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑन करती है। बस आप लोगों को एनी 2 पॉइंट लिखना है। इसमें आप रेलवे के बारे में लिख सकते हैं, पोस्ट ऑफिस के बारे में लिख सकते हैं, ये सब कुछ एग्जांपल है पब्लिक सेक्टर का। जैसे आप लोगों का टाटा स्टील है या रिलायंस है, ये सब आप लोगों का एग्जांपल है प्राइवेट सेक्टर का। आई बात समझ में? इतना तो अब आ गया है ना। तो इस प्रकार से 2 आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा। अगर प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर में 2 मार्क का पूछा जाए तो लिख दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा 2, या ज्यादा आता है ज्यादा लिख दीजिए, या फिर आप लोगों का यहाँ पे 3 का आएगा तो ज्यादा लिखेंगे, अगर 5 का आएगा तो सब लिख देंगे। इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। रट के नहीं जाना है, रटने से काम नहीं चलेगा। जो बताया हूँ एक बार फिर से रिपीट करना है। सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर के बारे में पूछा जाएगा, सिंपल सा कहेंगे प्राइवेट सेक्टर ऑन बाय कौन, इंडिविजुअल या सोशल ग्रुप। उसके बाद फिर पब्लिक सेक्टर ऑन बाय गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर का काम क्या होता है, जिसमें स्टील आ गया, टाटा स्टील आ गया, रिलायंस इंडस्ट्री आ गया, उसका मन होगा तो वो फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। लेकिन पब्लिक सेक्टर में देखते हैं कि गवर्नमेंट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है गवर्नमेंट पे कि वो अपना फैसिलिटी प्रोवाइड करे। प्राइवेट सेक्टर में देखते हैं कि उसको ऑन करती है एक ही इंडिविजुअल या सोशल ग्रुप, लेकिन पब्लिक सेक्टर में देखते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा ऑन किया जाता है। प्राइवेट सेक्टर का मीनिंग होता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, हायर प्रोडक्शन करके, लेकिन एज द मीडियम ऑफ ऑन द कंपेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट का मेन मोटिव होता है कि अच्छे तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए, हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाए, एजुकेशन प्रोवाइड कर दिया जाए, ताकि जनता हमसे सेटिस्फाई रहे 5 साल तक। आगे चल के जनता अपना वोट अधिकार करके हमको गिरा भी सकती है, लेकिन पब्लिक सेक्टर में ये आप लोगों का यहाँ पे दिक्कत नहीं होता है या पब्लिक सेक्टर को डर नहीं होता है। तो इस प्रकार से डिफरेंस आप लोग बताइएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अच्छे तरीके से लेक्चर को अटेंड करोगे 100 में से 100 आएगा एसएसटी में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का है, इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों का डिफरेंट बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये भी 2 मार्क का हो सकता है, 3 मार्क का हो सकता है। इसमें आप लोग बताइएगा कि कौन कौन सा ऑर्गेनाइज्ड होता है और कौन कौन सा अनऑर्गेनाइज्ड होता है। इसमें भी उसी से रिलेट करके बताओगे कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो होता है ये आप लोगों का एंजॉय करता है सिक्योरिटी को, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट में। इसमें आप लोगों का सिक्योरिटी रहता है एम्प्लॉयमेंट में कि आपको कोई भी निकाल नहीं सकता है। इस कारण से आप इंडिया में देखेंगे कि हर एक पेरेंट कहते हैं कि सरकारी जॉब लेना है। सरकारी जॉब इसलिए चाहते हैं कि उसमें सिक्योरिटी मिलता है। अगर आप पब्लिक सेक्टर में जाते हो अनऑर्गेनाइज्ड में और वहां जाकर के काम करते हो तो आपको कभी भी निकाला जा सकता है, लेकिन प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में आपको निकाला नहीं जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है अगर आप कुछ गलत काम करते हो तो, लेकिन नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों का सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट करा जाता है। तो उस बेस पे आप देखते हो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड में समझ में आया कि सिक्योरिटी इसमें है एम्प्लॉयमेंट के लिए, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड डिपेंड करता है कि उसको किस प्रकार से रिक्रूट करना है, रिक्वायरमेंट देना है, उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। जैसे कि आप लोगों का प्राइवेट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आता है, जिसमें आप लोग रिलायंस इंडस्ट्री का एग्जांपल लिख सकते हो, या फिर टाटा स्टील ले सकते हो, आईसीआईसीआई बैंक लिख सकते हो, या इंडियन ऑयल लिख सकते हो, कुछ भी जो प्राइवेट के फॉर्म में आता है। उसके बाद फिर देखते हैं ओवर टाइम हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है आप लोगों का अनऑर्गेनाइज सेक्टर से काफी ज्यादा बेहतर होता है, और बेहतर होगा ही ना। इसमें आप लोगों का 8 आवर्स का बेस पे जॉब कराया जाता है और उसमें आप लोगों का रात दिन खटवाया जाता है और सैलरी भी कम दिया जाता है, तो बेहतर कौन होगा भाई? जो ऑन कर रहा है गवर्नमेंट वही ना बेहतर होगा। उसके बाद फिर देखते हैं कि गवर्नमेंट का रूल होता है, रेगुलेशन होता है, एप्लीकेशन होता है, जो कि रिकॉग्नाइज सेक्टर पे ऑर्गेनाइज सेक्टर पे फॉलो होती है। उसका कुछ लॉ होता है, कुछ आप लोगों का लॉ मेकिंग होता है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखते हैं रूल और रेगुलेशन आप लोगों का होता है, लेकिन काफी ज्यादा कठिन होता है। जैसे अगर गवर्नमेंट कह रही है कि आपको 8 आवर्स का काम सौंपेंगे ऑर्गेनाइज्ड में, तो ऑन कंपेयर जो 12 आवर या फिर आप लोगों का डे या फिर आप लोगों का नाइट में काम करवाएगी कौन? अनऑर्गेनाइज्ड। तो इस कारण से प्रेफर करते हैं सब ऑर्गेनाइज्ड में। ओके, उसके बाद फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है ये आप लोगों का काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से इंडिविजुअल के तौर पे परफॉर्म करता है। ये आप लोगों का सेक्टर जो है ये काफी ज्यादा अच्छा होता है।
उसके तहत हम लोग देखते हैं कि जो अनऑर्गेनाइज्ड है ये इंडिविजुअल के द्वारा अप्लाई किया जाता है, फॉलो किया जाता है, यानी ऑन करा जाता है, और ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल करा जाता है। तो एनी 2 पॉइंट आप लोग लिखिएगा। इसी बेस पे आप लोगों का प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर से भी पूछा जा सकता है। तो प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर टर्सरी सेक्टर के बारे में कुछ हद तक आप लोगों को पता होगा। ज्यादा क्वेश्चन उन सभी से नहीं पूछे जाते हैं, बट जहां से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इस साल के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछना सीबीएसई में, वहां से मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन उसको भी जो पोर्शन है उसको भी आप लोग पढ़ के जाइएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या आप लोगों का गवर्नमेंट जो है वो आप लोगों का क्या क्या ऐसा इफेक्ट हो सकती है, क्या क्या आप लोगों का गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजन पॉलिसी लाया जा सकता है, लॉ या रेगुलेशन बनाया जा सकता है जिसके तहत एम्प्लॉयमेंट जो है ये काफी ज्यादा इंक्रीज होगी। तो सबसे पहले ये बोर्ड 2024 में पूछा गया है। अब गवर्नमेंट के द्वारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है ये प्रोवाइड किया जा सकता है नेशन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए या सोशल आप लोगों का स्टेबिलिटी के लिए। तो एम्प्लॉयमेंट जो है ये आप लोगों का पॉवर्टी को दूर करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आम जनता को। और अगर ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का यहाँ पे पॉवर्टी खत्म होगा तो ज्यादा से ज्यादा वो कंट्री डेवलप करेगा। इस बेस पे देखते हैं हम लोग कि अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा इंक्रीज किया जा सकता है एम्प्लॉयमेंट को। इसी बेस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूरल एरिया में कैसे ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करा जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर इस बेस पे इस प्रकार से पूछा जाता है आसान तरीके से कि गवर्नमेंट के द्वारा कैसे तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करा जा सकता है, इंक्रीज करा सकता है। तो इस प्रकार से आप देखिएगा जो भी आप लोगों का यहाँ पे है कि क्या क्या आप लोगों का स्किल्स है जो कि इंडियन मिशन के तहत, और ऐसा नहीं है गवर्नमेंट के द्वारा आप लोगों का कई सारा मिशन भी चलाया गया है ताकि हर एक अनएम्प्लॉयमेंट व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट मिले। जनरली आप देखते हो कि आज के इंडिया लेवल पे काफी ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। कोई भी एग्जामिनेशन में देखो तो जो पढ़ने वाला होगा उसी का सक्सेस रेट होगा। सिंपल सी बात है, चाहे आप आईआईटी देखो, जेई देखो, या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखो, ह्यूमैनिटी बेस पे या फिर साइंस बेस पे। उसी कारण से जो यहाँ पे अनपढ़ पीपल है, जो पढ़े लिखे नहीं है, तो वो किस प्रकार से अपना गुजारा चला सकेंगे, किस प्रकार से पढ़ेंगे लिखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आती है। तो इस बेस पे गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग लॉ बनाया गया, रेगुलेशन बनाया गया, जिसके तहत टर्म एंड कंडीशन रखा गया, जिसमें हम मनरेगा के बारे में समझते हैं। तो मनरेगा के बारे में आप एक्सप्लेन कीजिएगा, ठीक है। महात्मा गांधी रूरल अनएम्प्लॉयमेंट को सेक्टर उसका नाम है, उस तहत आप लोगों का गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करा गया 100 आप लोगों का डे का गवर्नमेंट के द्वारा ये इंश्योर करा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा विलेज तौर पे या रूरल बैकग्राउंड से जो आते हैं, ठीक है। और अगर उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड करा जा सकता है तो उनको अनाउंस भी दिया जाएगा कि आपको नहीं प्रोवाइड किया गया है एम्प्लॉयमेंट इस कारण से। तो काफी ज्यादा गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजन भी लिया गया। यही सब लिख के आना है, अच्छे तरीके से आपको मार्क्स दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें भी आप लोगों का एम्प्लॉयमेंट के बारे में है, ये अर्बन एरिया के बारे में है, वही आप लोगों का है। ये इसका भी आंसर सेम ही होगा, अर्बन दे सकता है या म्युनिसिपैलिटी तौर पे दे सकता है या रूरल में देख सकता है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बेसिक प्रोडक्शन डिफरेंट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी हाउ आर इंडिपेंडेंट एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल। इसके तहत आप लोग सेक्टर के बारे में कितने प्रकार के मेनली सेक्टर हैं वो आप लोग बताइएगा। प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, टर्सरी सेक्टर हो गया, सबको अच्छे तरीके से बताइए। प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्सरी क्या होता है, क्या उसका एग्जाम्पल है, हर एक चीज ब्रीफ तरीके से पूरा मार्क्स आप लोग लेके जाइएगा। जनरली ये 3 मार्क का क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है। प्राइमरी सेक्टर में बताइएगा कि ये सेक्टर जो है ये हार्वेस्टिंग के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए जाना जाता है। इसमें आप लोगों का जो एक्टिविटी होता है वो एग्रीकल्चर सबसे पहले होता है, फिर आप लोगों का माइनिंग होता है, फॉरेस्ट्री होता है, फिशिंग होता है। यही आप लोगों का एग्रीकल्चर सेक्टर आता है जिसमें फार्मर जो है वो परफॉर्म करते हैं सबसे अधिक। उसके बाद फिर सेकेंडरी सेक्टर आता है, इसमें इन्वॉल्व होता है मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल, ट्रांसफॉर्म, ये सब आप लोगों का इसमें आता है। इसमें कई सारा आप लोगों का इंक्लूड किया जाता है इंडस्ट्रीज को, जो कि काफी ज्यादा महत्व रखता है मैन्युफैक्चरिंग में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और ये आप लोगों का प्रोडक्शन करता है। इसी को हम स्पेशली इसको हम इंडस्ट्री सेक्टर कह सकते हैं, जिसमें इंडस्ट्री वाला बात आ गया। जैसे कि हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पढ़े कि नहीं, जैसे मिनरल एंड रिसोर्सेज पढ़े कि नहीं, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में इकोनॉमी, ये आप लोगों का ज्योग्राफी में, तो उस बेस पे माइनिंग वाइनिंग के बारे में बताया जाता है, तो ये सब लिखिएगा। टर्सरी सेक्टर में प्रोवाइड किया जाता है बेसिक सर्विस, जैसे कि कोई सपोर्ट हो गया सेक्टर
दोनों का सपोर्ट किया जाता है। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का सपोर्ट लेकर के टर्सरी सेक्टर बना है, जिसमें स्पेशली हायर आप लोगों का प्रोडक्शन होता है, इसमें स्पेशली आप लोगों का ट्रांसपोर्टेशन आता है, इसमें स्पेशली आप लोगों का हेल्थ आता है, हेल्थ केयर आता है, फाइनेंस आता है, एजुकेशन आता है, ये स्पेशली सर्विस सेक्टर आता है जो कि सर्विस ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करता है। इसका काम क्या है? सर्विस ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करना। बस तीनों के बारे में पूछा जाए तो सिंपल सा, देखो मैंने पहले भी बताया कि मैं इसका जिक्र करूंगा, कर दिया। यहाँ से भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है सीबीएसई में। तो प्राइमरी के बारे में हमेशा याद रखो मन में कि प्राइमरी जो होता है ये आप लोगों का एग्रीकल्चर बेस वाला सेक्टर है, सेकेंडरी जो होता है ये इंडस्ट्री वाला सेक्टर है, और टर्सरी जो है ये आप लोगों का सर्विस प्रोवाइड करने वाला सेक्टर है, एजुकेशन, हेल्थ केयर या फिर अपॉर्चुनिटीज। तो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों को ले करके ये चलता है टर्सरी। बस यही तो था, इसी के बारे में तो पूछा जा रहा था ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, क्या 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 डिफरेंट सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी में, यही सब लिखना है। क्या क्या आप लोगों का एग्जाम्पल इसका है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, यही सब लिख के आओगे एग्जाम में, पूरा मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं भाई कि क्या क्या आप लोगों का बेसिक है, यही वाला है, फिर से आप लोगों का रिप्रिंट हो गया है। आगे बढ़ लेते हैं। आगे आप लोगों का है कि क्या इशू है, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट फॉर डेवलपमेंट। अब यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, ये आप लोगों का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, तो यहाँ से क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, इसको याद रखना। सबसे पहले हम यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। कुछ आप लोगों को जानकारी होगा अगर आप लोग पढ़े होंगे, सस्टेनेबल मतलब क्या होता है। हर एक चैप्टर में आप लोग पढ़ रहे हो, चाहे इकोनॉमी हो चाहे आप लोगों का ज्योग्राफी हो, उस बेस पे आपको पता चलता है। अगर डेवलपमेंट में आप पढ़ते हैं तो इसमें पता चलता है कि डिफरेंट पीपल आर डिफरेंट गोल। अगर कोई लड़का है उसको यहाँ पे साइकिल खरीदना है तो उसका डिफरेंट गोल यही है कि वो अपने पिता से साइकिल का जिक्र करे। अगर कोई लड़की है उसको सिंगर बनना है तो उसका डिफरेंट गोल मतलब डेवलपमेंट गोल यही है कि उसको सिंगर बनना है। अगर कोई वुमेन है उसको साड़ी खरीदना है तो उसका डेवलपमेंट गोल यही है कि उसको साड़ी खरीदना है। या फिर कोई भी किसी का भी डेवलपमेंट गोल हो, नेशनल डेवलपमेंट अलग है, इंडिया का जीडीपी कैसे बूस्ट करेगा, अलग अलग पीपल का उस टाइप से डेवलपमेंट गोल है। किसी का कास्ट बेस पे अलग आप लोगों का पॉलिटिक्स है, तो वो सब तो सिविक्स वाला मामला में आ जाता है। बस डेवलपमेंट में ये याद रखो कि अलग अलग पीपल का अलग अलग सोच है, अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग डेवलपमेंट गोल है। इस बेस पे देखा जाता है कि सस्टेनेबिलिटी क्यों आप लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जिसको माइनर के तहत हर एक व्यक्तियों को अच्छे तरीके से मेंटेन करके चलना चाहिए फ्यूचर नीड्स के लिए या फिर अपने जरूरत के लिए आने वाले फ्यूचर समय में। आई बात समझ में? इस बेस पे देखते हैं कि डेवलपमेंट में सस्टेनेबिलिटी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप लोग इन्वायरमेंट में बेस पे देखो, जैसे कि काफी ज्यादा डैमेज किया जाता है इन्वायरमेंट को, या फिर काफी ज्यादा इशू इसमें आता है आप लोगों का, नेचर का काफी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। स्पेशली इसको इसलिए लाया गया 1992 के दशक में, या फिर पहले आप लोगों का सदियों से अलग अलग तरीके से रिसोर्सेस काफी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था। चाहे मिनरल रिसोर्सेस हो उसका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था, या फिर आप लोगों का वाटर हो तो वो तो आप लोगों का रिन्यू हो जाता है, लेकिन कई सारा ऐसा भी चीज है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, कई सारा ऐसा आप लोगों का नेचर बेस पे अर्थ के क्रस्ट से निकाला जाता है मिनरल तौर पे, जिसका सस्टेनेबल मेंटेन करना आवश्यक है, जैसे कि स्पेशली फॉरेस्ट है। तो इस कारण से गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग तरीके से आप लोगों का रेसिस्टेंस लगाया गया, जैसे कि फॉरेस्ट को रिजर्व करा गया, अनक्लास्ड फॉरेस्ट बनाया गया, रिजर्व फॉरेस्ट बनाया गया, रिजर्व फॉरेस्ट के अलावा आप लोगों का अनक्लास्ड फॉरेस्ट बनाया गया। अलग अलग तौर पे अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा पहल किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन ना हो जाए और सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करे अपने फ्यूचर नीड्स के लिए, अपने फ्यूचर जरूरत के लिए, ताकि आने वाले भविष्य में ये सभी चीज अगर आप लोगों का खत्म हो जाता है तो हम उसका उपयोग कर सके, बचा के कुछ रखे। इसीलिए काफी सारा चीज को रिजर्व करके रखा जाता है, क्योंकि इसको मिलियन ऑफ ईयर लग जाते हैं बनने के लिए। इसलिए आप लोगों का इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशली अलग तरीके से सस्टेनेबल को मेंटेन करने का पहल रखा गया। इसमें आप लोगों का एनर्जी रिसोर्सेज को डेवलप किया गया, जिसके तहत आप लोगों का न्यूक्लियर गैस आ गया, सोलर प्लांट आ गया, विंड एनर्जी आ गया, या फिर वाटर टैंक आ गया, वाटरफॉल आ गया। इस प्रकार से आप लोगों का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, पानी को पीने के लिए, रिन्यूएबल करने के लिए अलग अलग तरीके से नया तरीका का टेक्नोलॉजी बेस्ड सेटअप करके क्या किया गया, टेक्नोलॉजी को डेवलप करा गया। तो उसके बाद फिर बताया गया कि सस्टेनेबिलिटी कैसे हमें मेंटेन करना है। चाहे आप बायोगैस में देख लेते हैं, ठीक है,
तो इस प्रकार से सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करना आवश्यक है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है सीबीएसई के द्वारा, इसलिए ज्यादा इस पे बता रहा हूँ, तो ध्यान पूर्वक देखना। डायरेक्ट 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है टर्सरी से या फिर आप लोगों का सस्टेनेबिलिटी से, किस प्रकार से सस्टेनेबल को मेंटेन करा जाता है, तो इसको याद रखना, ठीक है। अब आगे आप लोगों का क्वेश्चन क्या है, अब आप लोगों का है क्या आप लोगों का नेसेसरी है नंबर ऑफ बैंक मेनली इन रूरल एरिया, किस प्रकार से रूरल एरिया में आप लोगों का इंक्रीज करा जा सकता है नंबर ऑफ बैंक को रूरल एरिया में, स्पेशली एक्सप्लेन 2024 में सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये जो बैंक वाला मामला है ना, ये आप लोगों का किस प्रकार का क्वेश्चन है बताऊं, ये आप लोगों का क्वेश्चन आ जाता है मनी एंड क्रेडिट वाला क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। डेवलपमेंट में तो नहीं है, मनी एंड क्रेडिट में ही आता है। अब रूरल एरिया में किस प्रकार से आप लोगों का डेवलपमेंट में है, तो रूरल एरिया में आप लोगों का अलग अलग तरीके से इनफॉर्मल लोन बनाया जाता है, फॉर्मल लोन बनाया जाता है, किसी के द्वारा अपने फ्रेंड से या फिर अपने कजन से या फिर अपने पेरेंट्स से, अपने ब्रदर से, इस प्रकार से पैसा लिया जाता है और काफ़ी ज़्यादा हाई इंटरेस्ट पे लिया जाता है। और इसमें यही बताया जाता है कि अगर आप लोन लेते हैं तो बैंक से जाइए, बैंक से जाने के बाद लोन आप लेते हैं तो आपको कम चार्ज लगता है, वहाँ पे आपको अच्छे तरीके से कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जाता है, जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जाता है, रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जाता है, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस के बेस पे आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जा सकता है। और हर एक बैंक जो है उस पे आरबीआई का सख्त निगरानी होता है, वो इंश्योर करती है कि किसी के साथ किसी चीज़ के आधार पे भेदभाव नहीं होगा, उस बेस पे उसको लोन प्रोवाइड कीजिए कम इंटरेस्ट में। लेकिन क्या रूरल पीपल को ये सब बात पता नहीं होती है? सब पता होती है। अगर वो अनपढ़ भी हैं तो भी उनको पता है कि देश का प्राइम मिनिस्टर कौन है, देश में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी डोमिनेटेड अभी है, तो फिर भी वो अपने कॉलेजियस से इस प्रकार से क्यों लो लेते हैं, क्योंकि भाई रूरल एरिया में बैंक ही नहीं है। अब जब तक आप बैंक को सेटअप नहीं कीजिएगा, जब तक आप लोग बैंक को सेटअप नहीं कीजिएगा जा करके, तब तक किस प्रकार से आप बोल दीजिएगा कि आप लोगों का बहुत बेहतरीन तरीके से गुजारा चलाया जा सकता है, बेहतरीन तरीके से सभी लोग लोन ले सकते हैं, जब तक आप बैंक को ही सेटअप नहीं कीजिएगा। इसीलिए आप लोगों का कुछ एग्जाम्पल बोला जाता है देने के लिए कि रूरल एरिया में किस प्रकार से इंक्रीज किया जा सकता है बैंक को। इसी कारण से आप देखते हैं रूरल एरिया में ग्रामीण क्षेत्र के नाम से अलग अलग तरीके से हाल फिलहाल में बैंक बनाया गया है, अलग अलग तौर पे आप रूरल एरिया में देखते हैं। अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते होंगे तो आपको पता होगा, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोगों का क्वेश्चन है कि बैंक जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो आप लोगों का लैंड के तौर पे कुछ आप लोगों को पूछा जा रहा है, लैंड नीड क्या है, जरूरत क्या है लैंड का। अब यहाँ पे अलग अलग तरीके से इनकम के बेस पे बताया गया है, वेराइटी ऑफ नीड्स के बारे में बताया गया है, क्रॉप के बारे में बताया गया है, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। आई होप आप लोगों को पता है। आगे बढ़ते हैं, डेवलपमेंट और अलग अलग तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है। इनफॉर्मल सोर्स क्रेडिट के बारे में पूछा जा रहा है, बोरोवर्स के द्वारा हाई इंटरेस्ट रेट, अभी जो मैंने आप लोगों को पहले बताया। इनफॉर्मल सेक्टर और फॉर्मल सेक्टर में क्या अंतर है आगे बताऊंगा, इससे पहले मैं जो बताया हूं इसी के बारे में है, आगे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन है, यही वाला फिर से रिपीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोगों का देखिए बार बार एक ही चीज आप लोगों का रिपीट हो रहा है। आगे आप लोगों का क्वेश्चन है फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का ज्यादातर तो फिर से यही आप लोगों का रिपीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अब आया है, अब यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोगों का एनालिसिस करने के लिए बोलता है कि डिफरेंस क्या है फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट में। ये स्पेशली आप लोगों का मनी एंड क्रेडिट है, जो कि इको का 3 चैप्टर है। इसमें आप लोगों का एनालिसिस करने के लिए बोलता है फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है। फॉर्मल सेक्टर जो होता है वो आप लोगों का क्रेडिट इंडिया में होता है, स्पेशली जैसे कि लोन आप लोगों का होता है एक माध्यम से, जैसे कि आप कभी ना कभी सोचे होंगे, सुने होंगे कि किसी के द्वारा लोन लिया जाता है, तो आपने सुना होगा कि उनके द्वारा कहा जाता है कि बैंक से जाकर के लोन ले लेते हैं, या फिर किसी से उधार लेना होता है तो एज अ लोन आपने सुना होगा कि लोन ले लेते हैं जाकर के जमींदार से या फिर जो भी गांव के बड़े आदमी होते हैं उनसे। तो उस कारण से वो काफ़ी ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, ज़्यादा पैसा देंगे तो ज़मीन भी लिखना होता है गरीब आदमी को, ठीक है, गिरवी रख देना होता है। इस कारण से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करती है, इसी कारण से इनफॉर्मल और फॉर्मल सेक्टर के बारे में आपको बताना पड़ता है। अब देखिए
फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट लोन क्या होता है? इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का काफी ज्यादा महत्व होता है। फॉर्मल सेक्टर या ये सोर्स पे हर एक बैंक का काफी ज्यादा निगरानी होता है कि एक जो बैंक है वो अच्छे तरीके से संचालन कर रही है या फिर नहीं कर रही है, क्या उसके तहत अच्छे तरीके से इंटरेस्ट दिया जा रहा है या फिर नहीं दिया जा रहा है एज अ मीडियम ऑफ क्रेडिट लोन। इस आधार पे देखते हैं कि इसमें इंक्लूड होता है कॉर्पोरेटिव बैंक, और ये जो होता है ना आप लोगों का काफी ज्यादा कम रेट पे इंटरेस्ट चार्ज करती है जब लोन लिया जाता है किसी के द्वारा। टर्म ऑफ क्रेडिट फेयर इसमें अच्छी खासी होती है काफी बेहतरीन तरीके से, और आरबीआई ये भी इंश्योर करती है कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, जेंडर या कास्ट। और प्रॉपर आप लोगों का टर्म इसमें होता है, टर्म ऑफ क्रेडिट होता है कलेक्टर्स के लिए। उसके बाद फिर आरबीआई जो है ना ये हमेशा सीन करते रहती है बैंक में किस प्रकार से लोन को दिया जा रहा है एक व्यक्ति को, किस प्रकार से आप लोगों का प्रॉफिट मेकिंग किया जा रहा है, किस प्रकार से बिजनेस वालों को दिया जा रहा है, किस प्रकार से ट्रेडर वालों को दिया जा रहा है। लेकिन ये इंश्योर करती है कि ज्यादा से ज्यादा जो रूरल बैकग्राउंड के किसान फार्मर हैं चीप लोन उनको प्रोवाइड किया जाए, जिनको जितना लोन का आवश्यकता है उस हिसाब से उनको लोन प्रोवाइड किया जाए कम इंटरेस्ट चार्ज करके, ठीक है। तो इस बेस पे आरबीआई अपना स्तर से देखती है कि जेंडर बेस पे, रिलीजन बेस पे, कास्ट बेस पे किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। फिर हम इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट लोन देखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि आप लोगों का नो ऑर्गेनाइजेशन इसमें होता है, इसमें किसी प्रकार का बैंक का महत्व नहीं होता है। इसमें स्पेशली आप लोगों का क्रेडिट एक्टिविटी भी फेयर नहीं होता है। अब इसमें आप लोगों का लोन जो है ये फ्रेंड से लिया जा सकता है या रिलेटिव से, पेरेंट से, या फिर मनी लेंडर से यानी जमींदार से या ताल्लुकदार से। इस प्रकार से यूजुअली ये लोग जो है ना ये काफी ज्यादा हाई रेट इंटरेस्ट चार्ज करते हैं एज कम्पेयर टू बैंक, और इनमें टर्म ऑफ क्रेडिट काफी ज्यादा अनफेयर नहीं रहता है। इसमें तो फेयर रहता है पर इसमें अनफेयर रहता है, और काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन भी आपके साथ करा जाएगा, ठीक है। और प्रॉपर टर्म क्रेडिट इसमें नहीं रहा जाता है। इसमें आप लोगों का ब्रोवर जो है ये भी आप लोगों को अच्छे तरीके से, मतलब ये एज अ ब्रोवर मीडियम, यानी कि ब्रोवर को आप हिंदी में दलाल कह सकते हैं, इनके द्वारा इस प्रकार से काम करा जाता है। तो इस प्रकार से आप इनफॉर्मल सेक्टर ले सकते हैं, फॉर्मल सेक्टर ले सकते हैं। इस बेस पे आप लोगों का दोनों में डिफरेंस आता है। आई होप आप लोगों को समझने में आसानी होगी। यहाँ से क्वेश्चन सीबीएसई में कई बार पूछा गया है, तो भाई इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझ के जाना। आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों का पावर शेयरिंग आता है। अब देखो मैंने इकोनॉमिक्स में आप लोगों को 3 चैप्टर करवाए हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला डेवलपमेंट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तीसरा मनी एंड क्रेडिट, चौथा आता है ग्लोबलाइजेशन जो कि आगे पढ़ेंगे। अभी हम इकोनॉमी को छोड़ करके सिविक्स में पहुंचते हैं। अब यहाँ से चैप्टर 1 आता है आप लोगों का। चैप्टर 1 जो है ये आप लोगों का पावर शेयरिंग है। पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ते हैं कि भाई पावर शेयरिंग क्या होता है, पावर शेयरिंग से कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। डिटेल वीडियो पाना है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लो। सबसे पहले पावर शेयरिंग का हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, यानी पावर शेयरिंग का फॉर्म क्या होता है। अब देखिए पावर शेयरिंग का ओवरव्यू दे देता हूँ भाई। पावर शेयरिंग जो होता है ना ये आप लोगों का एक ऐसा फॉर्म होता है जिसके तहत पावर को शेयर किया जाता है। पहला सेंट्रल रहता है, उसके नीचे स्टेट रहता है, उसके बाद लोकल रहता है, ठीक है। लोकल को बाद में इंक्लूड करा गया। तो उस बेस पे आप लोगों का पावर को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा जाता है। स्टेट बेस पे करा जाता है, सेंट्रल बेस पे ऊपर में रहता है, फिर नीचे में सबसे ज्यादा लोकल रहता है। अलग अलग वर्ल्ड के हिसाब से अलग अलग पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और पावर शेयरिंग में आप लोगों ने सिन्हाला के केस में पढ़ा, श्रीलंका के केस में पढ़ा, या फिर बेल्जियम के केस में पढ़ा कि अलग अलग तरीके से जो लोग हैं उनके द्वारा गलत डिसीजन लिया गया जिसके कारण से सिविल वॉर हो गया। जैसे कि हम श्रीलंका वाले केस में देखते हैं कि वहां पे 74% व्यक्ति सिन्हाला बोलते थे, कुछ तमिल बोलते थे, कुछ बुद्धिस्ट थे। तो उन लोगों के कारण से जो वहाँ के माइनॉरिटी वाले पीपल थे, स्पेशली जो क्रिश्चियन थे या मुसलमान थे या फिर हिंदू थे, जो इंडियन तमिल थे या फिर वहाँ के तमिल वाले बोलने वाले थे, और सिन्हाला वाले ज़्यादा हो गए थे श्रीलंका में। इस कारण से वहाँ की जो गवर्नमेंट थी मेजोरिटी को सपोर्ट करके क्या कर देती है, वोट बैंक बनाने के लिए उनका जो लैंग्वेज है उसको नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर देती है और पावर काफ़ी ज़्यादा उसको दे देती है। इस कारण से माइनॉरिटी वाले नाखुश हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट करने के साथ उनका कई सारा डिमांड होता है। उनके द्वारा यह कहा जाता है कि हमारा जो लैंग्वेज है हमको भी नेशनल लैंग्वेज दो, हमको भी जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो, हमको भी हेल्थ केयर दो, हमको भी एजुकेशन दो। जिसके कारण से जो श्रीलंकन गवर्नमेंट होती है नहीं मानती है, उसके कारण से सिविल वॉर देखने को मिलता है। काफी सारे लोग बर्बाद हो जाते हैं, उसमें काफी ज्यादा लड़ाइयाँ होती है। एक ही देश के लोग
लड़ने लगते हैं, भिड़ने लगते हैं, काफी सारे लोगों का मौत हो जाता है। वहीं हम बेल्जियम वाले केस में देखते हैं हरियाणा के समान उसका आप लोगों का टोटल पॉपुलेशन है लगभग 1 करोड़ और साइज भी उतना ही है एक इंडियन स्टेट हरियाणा का। उस बेस पे देखते हैं वहाँ के जो लोग होते हैं, डच वाले होते हैं, फ्रांस वाले होते हैं, वहाँ का जो कैपिटल होता है ब्रुसेल्स, उसमें देखते हैं कि अच्छा खासा लोग स्पीकिंग करते हैं, लेकिन बाद में अच्छे तरीके से दोनों को साझेदारी करके अलग अलग तरीके से बांट दिया जाता है। वहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाया जाता है, जिसके तहत ये इंश्योर किया जाता है कि डच वाला हो गया, फ्रांस वाला हो गया, सभी कम्युनिटी के पीपल या सभी लैंग्वेज बोलने वाले सभी को पावर एक तहत दिया जाएगा, सेंट्रल में, लोकल में या फिर स्टेट लेवल पे अच्छे तरीके से चलाया जा रहा है, काफी ज्यादा तरक्की कर रहा है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल सेटअप करके आपको बताया गया है कि एक श्रीलंका के केस में और एक आप लोगों का बेल्जियम के केस में, कि बेल्जियम वाले ने ऐसा क्या गलत काम किया जिसके कारण से, मतलब श्रीलंका वाले ऐसा क्या काम किया जिसके कारण से वो देश बर्बाद हो गया, और बेल्जियम वाले ने ऐसा काम किया गया जो उसका देश सफल रहा और अच्छे तरीके से चलने लगा। इस कारण से पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यहीं से आप पढ़ते हो कि पावर शेयरिंग का फॉर्म क्या क्या होता है। ओवरव्यू मैंने दे दिया। अब भाई पावर शेयरिंग जो होता है इसका डिफरेंट सोशल ग्रुप होता है। पावर जो होता है ये आप लोगों का इक्वली तौर पे शेयर किया जाता है डिफरेंट ग्रुप में, सच दी आप लोगों का रिलीजन्स हो गया या फिर आप लोगों का लैंग्वेस्टिक ग्रुप हो गया। अब एग्जांपल के जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम के केस में हमने देखा। अब यहीं पे रिजर्वेशन दिया गया है कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस पे इंडिया लेवल पे, वुमेन्स के लिए, वर्कर सेक्शंस के लिए, SC ST OBC EWS के लिए अलग अलग तौर पे सभी को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है। SC को 50%, ST को 7.5%, OBC को 27%, EWS को 10%। तो इस प्रकार से रिजर्वेशन सभी को प्रोवाइड करा जाता है। इतना हार्ड तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा 10वीं लेवल के पेपर में कि भाई रिजर्वेशन आपके नजरिए से क्या है क्या नहीं है, वो तो कॉम्पिटिटिव लेवल पे पूछा जाएगा। बस इतना याद रखो कि इस प्रकार से फॉर्म होता है जो आप लोगों को लिखना होता है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं फॉर्म ऑफ पावर। ये हमने देख लिया है, फॉर्म ऑफ पावर आ गया। फॉर्म ऑफ पावर में एग्जांपल भी अलग अलग तौर पे आता है भाई। अब यहाँ पे पावर शेयरिंग जो है ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी या प्रेशर ग्रुप में भी डिवाइड है। उधर तो हमने देखा सोशल बेस पे, इधर आप लोगों का पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशराइज ग्रुप में भी इक्वली डिवाइड है, जबकि कंपटीशन आप लोगों का काफी ज्यादा अधिक होता है। जैसे कि आप देखते हो ना, आ गया है आप लोगों का 5 साल में 27 में या 26 में अलग अलग स्टेट में लेजिस्लेटिव इलेक्शन होगा, या फिर आप लोगों का 29 में आप लोगों का इंडिया लेवल पे लोकसभा का इलेक्शन होगा। तो उस समय देखिएगा काफी ज्यादा प्रचार प्रचार किया जाता है, काफी ज्यादा। क्यों किया जाता है? क्योंकि हर एक पार्टी का होड़ लगा होता है कि पावर को ज्यादा से ज्यादा जनरेट हमको करना है, यानी पावर को हमको गेन करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से पावर जो है अलग अलग पार्टियों के लिए ये इंश्योर करता है कि पावर जो है ना ये आप लोगों का एक हैंड में नहीं जाना चाहिए भाई। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे हम जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा हमको पावर मिलेगा, उसके बाद फिर हम कुछ कर पाएंगे। इस कारण से सभी में होड़ लगा होता है कि हम जीते, हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए, इस कारण से। उसके बाद फिर देखते हैं वो मिलता है कि काफी ज्यादा आप लोगों का ग्रुप भी होता है ऑर्गेनाइज्ड, पॉपुलर, स्ट्रगल करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट एनी डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ पे गवर्नमेंट जीत जाती है और गवर्नमेंट के द्वारा कुछ गलत काम कर लिया जाता है तो अपोजिशन वाले खड़ा होकर के विद्रोह कर देते हैं। यहाँ पे जो अलग अलग तौर पे अलग अलग जो पार्टी होते हैं, अपोजिशन वाले या फिर पीपल जो होते हैं, आम आदमी, वो प्रोटेस्ट करने लगते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट के द्वारा कोई नेचर को माइनिंग करने चला गया बिना पूछे, या कम्युनिटी को वहाँ पे डैम बना रहा है गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट कोई गलत डिसीजन ले लिया है, कोई लॉ पारित कर दिया है, तो जो पीपल्स होते हैं वो अगेंस्ट द गवर्नमेंट प्रोटेस्ट करने लगते हैं। अब भाई आपको हम पावर दिए हैं 5 साल के लिए, तो अपने मन से आप कुछ करिएगा नहीं ना, सबके भले के लिए ही कुछ कीजिएगा ना, ताकि कुछ राइट ना हो जाए। इसलिए गवर्नमेंट को डिसीजन बाद में बदलनी होती है। इस कारण से हम देखते हैं इसमें एग्जांपल के लिए आपका ट्रेड वेरियर आ सकता है, या ट्रेड यूनियन आ सकता है, बिजनेसमैन यूनियन आ सकता है, स्टूडेंट यूनियन आ सकता है। काफी बार आपको प्रोटेस्ट भी देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोगों का फीचर ऑफ फेडरलिज्म आता है। अब ये जो फेडरलिज्म है ये आप लोगों का पावर शेयरिंग में तो नहीं आता है, ये आप लोगों का आता है फेडरलिज्म स्पेशली चैप्टर में। इसमें कुछ फीचर बताया जाता है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग अलग तौर पे किस प्रकार सा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, डिफरेंट लेवल क्या है, जुडिशरी का क्या सिस्टम है, यहाँ पे आप लोगों का सिटीजन का किस प्रकार से ये परफॉर्मेंस रहती है कि गवर्नमेंट को वो चीज करती है एज अ रिप्रेजेंटेटिव के रूप में।
उसके बाद फिर इसमें देखते हैं किस प्रकार से एग्जीक्यूटिव आती है, जुडिशरी आती है, लेजिस्लेचर आता है। इस बेस पे आप लोगों का पावर को डिवाइड करके रखा गया है ताकि कोई गलत काम ना करे। अगर यहाँ पे लेजिस्लेचर कर रहा है तो एग्जीक्यूटिव देखेगी, एग्जीक्यूटिव कर रहा है जुडिशरी, या जुडिशरी कर रही है तो ये दोनों देखेगी। इस प्रकार से सबका नजर एक दूसरे पे होता है। इस कारण से भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और आप लोगों का पूरा वर्ल्ड पे सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस कारण से आज देश चलाया जा रहा है। अगर ये तीनों कभी भी मिल नहीं सकता है, ठीक है। इस कारण से आप लोगों का 3 पिलर हमारा डेमोक्रेसी का है। एक मीडिया को बताया जाता है, लेकिन कुछ हद तक मीडिया अभी अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, भविष्य में हो सकता है करे। अब इस प्रकार से अलग अलग तौर पे अलग अलग लॉ बनाया गया है, टायर बनाया गया है गवर्नमेंट का। अलग अलग तरीके से आप लोगों का प्रोविजनल लाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में। आप लोगों का चेंज भी किया जा सकता है लेवल में, जैसे कि आप लोगों का अलग अलग तौर पे गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया जा सकता है। लेकिन कई सारा ऐसा भी आप लोगों का लेवल है जिसमें गवर्नमेंट को अधिकार नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में वो सभी चीज चेंज कर दे, जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट, जैसे आप अलग अलग तरीके से देखते हो, अलग अलग प्रकार से डेमोक्रेसी सेक्टर में पढ़ते हो। तो इस प्रकार से आप लोग समझ लीजिएगा कि फॉर्म क्या क्या है भाई फेडरलिज्म में। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों का पावर शेयरिंग में ये नहीं आता है, ये आप लोगों का फेडरलिज्म में आता है। फेडरलिज्म, इसमें हम लोग देखते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरलिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरलिज्म गवर्नमेंट में क्या होता है, फेडरलिज्म में आप पढ़ते हो यूनियन लिस्ट, उसके बाद फिर आप लोगों का स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो इस बेस पे जो पावर होता है इसको आप लोगों का अलग अलग बेस पे क्या किया जाता है, परफॉर्म करा जाता है। अलग अलग बेस पे आप लोगों का पावर को डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। उस बेस पे हम देखते हैं भाई कि यूनिटरी फॉर्म जो होता है गवर्नमेंट का, इसमें एक लेवल होता है आप लोगों का गवर्नमेंट का सब यूनिट्स के नाम से। और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखते हैं कि 2 लेवल होता है इसमें गवर्नमेंट। मोस्टली ये आप लोगों का सिंगल सिटीजनशिप होता है, जैसे कि इसमें एक ही व्यक्ति तानाशाह की तरह खड़ा होता है। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए चाइना के प्रेसिडेंट का ले सकते हैं या उसकी पार्टी का ले सकते हैं, जो कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ चाइना आ जाता है। उसके बाद फिर देखते हैं हम लोग इसमें अलग अलग 2 जो आप लोगों का सिटीजनशिप है वो खड़ा हो सकते हैं। सब यूनिट कैन नॉट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, फेडरल यूनिट आर आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलेगा ये सिस्टम, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगा यूएसए में ज्यादा करके। ये तो हम आगे पढ़ेंगे भाई, इसको अभी आप लोग छोड़िए। अगर पूछा जाए स्पेशली कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, तो हाँ एक इंडिया फेडरल कंट्री है, क्योंकि कोई भी डिसीजन अगर स्टेट गवर्नमेंट लेती है तो वो परमिशन लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से। और ऐसा भी लॉ बनाया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहेगी और स्टेट गवर्नमेंट चाह रही है तो स्टेट गवर्नमेंट अपने मन से लॉ बना सकती है। अगर ज्यादा विद्रोह होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में आकर के मैटर को सुलझाएगी। इस प्रकार से आप लोगों का इन दोनों के माध्यम से होता है। इसमें डिवीजन होता है पावर को, लेकिन इसमें पावर डिवीजन नहीं होता है। और इसमें आप लोगों का डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है, इसमें सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है। यानी दोनों पे पावर बटा होता है, स्टेट बेस पे भी और सेंट्रल बेस पे भी, लेकिन इसमें आप लोगों का बस सेंट्रल बेस पे पावर रहता है। अब इसी में आप लोग फेडरलिज्म में ही देखते हो भाई, ये तो आप लोगों का चैप्टर 2 आ जाता है, किसका, सिविक्स का। इसमें टाइप ऑफ फेडरलिज्म में कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म आता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म आता है। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में देखते हो कि कई सारे इंडिपेंडेंट स्टेट आते हैं जो कि आते हैं, उसके बाद फिर एक फॉर्म करते हैं बिगर यूनिट को। जैसे एक यूएसए है, तो यूएसए का टोटल आप लोगों का क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऐसा उसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें अलग अलग जो छोटे छोटे स्टेट हैं वो आकर के मिले हैं, एक प्रांतीय समीकरण बनाए हैं, एकीकरण बनाए हैं, यूनिफिकेशन करवाए हैं, तब जा करके यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका बना है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये जो है आप लोगों का कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में आता है, यानी कि कई सारा स्टेट मिल करके एक नेशन को डेवलप करना। उसके बाद फिर देखते हैं कि इसमें जितने भी स्टेट्स आते हैं यूजुअली इसमें इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। पावर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है बिटवीन सेंट्रल और स्टेट लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। एग्जांपल के लिए यूएस, उसके बाद फिर स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रेलिया। होल्डिंग टुगेदर में हमारा प्यारा भारत आता है। अब आपको समझ में आएगा कि ये अच्छा है, ये अच्छा है। अब ए लार्ज country decide to divide its power between the constituent states and the central government। अब होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म में ये होता है कि लार्ज कंट्री जो होता है वो डिसीजन लेता है कि इक्वली हमको जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है अदर स्टेट लेवल पे।
उस कारण से देखते हैं। लेकिन इसमें अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डिफरेंट स्टेट के रूप में। अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन सेंट्रल और स्टेट लेवल, एग्जांपल के लिए इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। गवर्नमेंट जो है इंडिया के लेवल पे वो सेंट्रल और स्टेट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्यों कहा जाता है कि होल्डिंग टुगेदर में अनइक्वल पावर को डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है? क्योंकि इंडिया लेवल पे पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा गया है कि अगर कोई स्टेट का सीएम है तो वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकता है, ऐसा नहीं है भाई। क्योंकि इंडिया लेवल पे जो है आप लोगों का एक ही पैसा चलेगा ना, जो कि आरबीआई से फॉर्म होगा। जो भी आप लोगों का लैंग्वेज बनाना है वो एक ही बेस पे बनाएगा ना, कि स्टेट गवर्नमेंट अगर अपने स्टेट में कुछ गलत काम कर रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार से आप लोगों का यहाँ पे अच्छे तरीके से अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दिया गया है कि अलग अलग तौर पे अलग अलग स्टेट में आप लोगों का यहाँ पे क्या होगा, अलग अलग अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों का क्या हुआ था कि यहाँ पे किसी भी पार्टी को इक्वली पावर नहीं मिली थी, यानी कि मेजोरिटी नहीं बनी थी। सरकार बनाने के लिए कई सारे पार्टी मिल करके आए और उसके बाद फिर गवर्नमेंट को फॉर्म किया। इसी कारण से हमको 1991 या 1992 के दशक में देखने को मिलता है कि पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट पे ध्यान दिया गया। नहीं तो पहले क्या होता था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी मेंबर कोई अदर स्टेट में नहीं जीता हो या फिर अदर स्टेट में उसका सरकार नहीं चल रहा हो तो उस पर वो ध्यान नहीं देती थी, ठीक है, उसको इग्नोर करके रखती थी और वो पिछड़ा राज्य बन जाता था। इसी कारण से आप लोगों का अलग अलग स्टेट देखिएगा कि पिछड़ा हो गया, जैसे कि बिहार। तो इस कारण से हमको देखने को मिलता है कि काफी ज्यादा आप लोगों का परेशानी झेलनी पड़ती थी। लेकिन पहली बार ये दौर आया जिसमें सभी लोग इकट्ठा हुए, उसके बाद नया कानून बना, उसके बाद फिर दोनों का रिलेशनशिप बेहतर हुआ भाई, और उसके बाद फिर अच्छे तरीके से पैसा ट्रांसफर करा जाने लगा, तब स्टेट का डेवलपमेंट धीरे धीरे हुआ। तो इस प्रकार से देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी नोट्स आपको मिल जाएगा पीडीएफ के रूप में। अब यहाँ से पूछा जाता है कि इंडिया फेडरल कंट्री है या फिर नहीं है, या क्या क्या आप लोगों का ऐसा मेक्स है जो कि इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती है। पहली बात, इंडिया पे एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके तहत ये इंश्योर किया जाता है कि हमारा जो देश है वो डेमोक्रेसी है। अपने हक के लिए, अपने आवाज के लिए कोई भी सिटीजन आकर के प्रोटेस्ट कर सकता है, केस कर सकता है, सरकार के खिलाफ भी, अपने खिलाफ भी, मतलब सरकार के खिलाफ भाई, जो भी उनको पूछना है प्रोटेस्ट कर सकता है। उनके पास ये सिटीजन है क्योंकि वो इंडिया का एक सिटीजन है। उनके पास वोट देने का अधिकार है, वो 5 साल में किसी को हटा सकता है या किसी को ला सकता है, ठीक है। तो इस बेस पे इंडिया के पास पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन है। गवर्नमेंट आप लोगों का 2 फॉर्म में बटा हुआ है, पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट को बाद में ऐड किया गया, ये पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज में था। देखिए इंडिया का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये आप लोगों का ऐसा कोई भी पोर्शन नहीं है जो कि छोड़ा नहीं गया हो। हर एक चीज को इंक्लूड कर दिया गया है, हर एक चीज को रख दिया गया है। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट फॉर्म है या फिर इससे पहले जो गवर्नमेंट फॉर्म थी जो सेंट्रल में स्पेशली रहती है, जैसे कि मैंने बताया ना अनइक्वल पावर इसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो पावर जिसके पास ज्यादा होता है वही कुछ भी आप लोगों का रूल रेगुलेशन ला सकता है। तो अगर आप लोगों का सेंट्रल लेवल पे सत्ता का चाबी जिसके हाथ में होता है वो कुछ भी कर सकती है, कुछ से कुछ भी। इस कारण से कई सारे आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक लॉ है जिसको अभी तक आप लोगों का पास आउट नहीं किया गया है। कहाँ पे नहीं किया गया भाई? ये किया गया है आप लोगों का संसद में। अब यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो उनको जीत को बना के भेजते हैं, क्योंकि इंडिया में देखिएगा जात के नाम पे वोट लोग देता है, कास्ट बेस पे या फिर रिलीजन बेस पे वोट देता है, जिसके कारण से आपको देखने को मिलता है कि वो अपना कैरियर बनाने के लिए चल जाता है, अपना बेटा को विदेश भेजता है पढ़ने के लिए। लेकिन जो गरीब है वो गरीब ही रह जाता है, अमीर और अमीर होते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है, नीचे स्तर होते जा रहा है सबका। इसी कारण से देखने को मिलता है कि वहां जिसको जीत के भेजाते हैं वो अपना काम नहीं करता है ढंग से। अब जब वो काम ही नहीं करेगा ढंग से, आवाज ही नहीं उठाएगा, तो जो आप लोगों का लॉ है उसको पास नहीं किया जाएगा। अब जब लॉ ही पास नहीं किया जाएगा तो जनता के पास समाधान कहाँ से निकल के आएगा? इसी कारण के साथ देखते हैं कि 90s के दशक में स्पेशली महिलाओं के लिए जिसका रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में काफी कम था। 2024 का इलेक्शन देखिएगा तो इसमें भी कम, 2019 का इलेक्शन देखिएगा इसमें भी कम, 90s के दशक में देखिएगा वहां पे भी कम। और एक आप लोगों का लॉ बना दिया गया था कि महिलाओं के लिए 90s के दशक में ही कि एक रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए, अच्छा खासा रिजर्वेशन था।
और उसको इतना सालों के बाद 2023 में इम्प्लीमेंट करा गया, जिसके तहत महिला नारी शक्ति के तहत आप लोगों का 2/3 आप लोगों का मतलब 1/3 आप लोगों का जो सीट है उसको रिजर्व करा गया महिलाओं के लिए। अब सोचिए इतना ज्यादा आप लोगों का दिन में एक लॉ को पारित किया जाता है। अब फालतू बात जाके वहां पे कीजिएगा आप संसद भवन में, तो क्या पारित होगा और क्या डिसीजन लिया जाएगा, कैसे डेवलप करेगा तरक्की ये देश? क्यों? क्योंकि यहाँ के पीपल जो है वो अनएजुकेटेड है, उनको धर्म और जाति के नाम पे बजा के रखा गया है। किसके द्वारा? पॉलिटिक्स के द्वारा, राजनीति करने वालों के द्वारा। इस कारण से कई सारा हमको देखने को मिलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है लेकिन उसको आप लोगों का पास नहीं किया गया, चाहे पहले वाली गवर्नमेंट हो या अभी वाली गवर्नमेंट हो। इस प्रकार से हमारा देश को चलाया जा रहा है। इस बेस पे देखते हैं कि हमारा इंडिया जो है फेडरल कंट्री है, था और रहेगा। ये जो है आप लोगों का 3 टायर होता है, इसमें आप लोगों का अलग अलग बेस पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसमें हम देखते हैं कि आप लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसमें आप लोगों का 2 टायर होता है। गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, स्टेट गवर्नमेंट होगा, लोकल गवर्नमेंट होगा, लेकिन एक 3rd टायर भी इसमें आप लोगों का जोड़ा गया फेडरलिज्म में, जो कि आप लोगों का पंचायत था और म्युनिसिपैलिटी था, क्योंकि लोकल लेवल पे या पंचायती लेवल पे ध्यान ही नहीं दिया जाता था। तो यहाँ पे कहा गया कि भैया लोकल लेवल पे, पंचायती लेवल पे कुछ करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि लोकल लेवल के जो व्यक्ति होते हैं उनको पता होता है किस प्रकार से क्या क्या आप लोगों का प्रॉब्लम है, क्या क्या फेसिंग कर रहे हैं चैलेंज लोकल वाले, उनके लिए कुछ काम किया जाए। उस स्तर से म्युनिसिपैलिटी लेवल पे या लोकल लेवल पे इलेक्शन कराना अनिवार्य हो गया, ठीक है। तो इसको बाद में इम्प्लीमेंट करा गया। तो यहाँ तक समझ में आया ना? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों का क्वेश्चन आता है फेडरलिज्म में ही यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। अब इसमें पता चलिए जाएगा कि होल्डिंग टुगेदर और आप लोगों का एक और जो टुगेदर, कमिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर में क्या अंतर है और यूएसए बेहतर है या हम बेहतर है? इस कारण से देखने को मिलता है यूनियन लिस्ट में कि आप लोगों का नेशन रिलेटेड इसमें सब्जेक्ट लिया जाता है। जैसे कि अगर कोई डिफेंस पे विचार करना हो या फॉरेन अफेयर पे कोई विचार करना हो, बैंकिंग सिस्टम पे कोई विचार करना हो, या फिर आप लोगों का जो भी आप लोगों का कम्युनिकेशन सिस्टम पे है विचार करना हो, मनी पे करना है, तो ये सब आप लोगों का सेंट्रल गवर्नमेंट का दायित्व होता है कि इस पे लॉ बनाएगा इन सभी सब्जेक्ट पे। इसमें ना तो स्टेट का इंटरफियर होगा ना लोकल का इंटरफियर होगा। इस कारण से आप लोगों का इंडिया को जो है ये होल्डिंग टुगेदर में रखा गया है। जैसे इंडिया हो गया, बेल्जियम हो गया, और यूएसए जो है उसको कमिंग टुगेदर में रखा गया है, क्योंकि वहाँ का जो स्टेट है उसको इक्वली पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके रखा गया है। अब इंडिया लेवल पे देखते हैं कि ये अपने देश को नहीं देखता है, पहली बात। यहाँ पे स्टेट लेवल पे देखिएगा तो अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग शासन किया जाता है। अब उनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है उनका अलग यहाँ पे माइंड होगा, माइंड सेट होगा, तो वो कुछ भी डिसीजन इस तौर पे ले सकते हैं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से डेवलप करा गया है कि इक्वली नहीं, अनइक्वली पावर आप लोगों के बीच पे डेवलप करेंगे, लेकिन जिसके पास ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा, जिसके पास ज्यादा मेजोरिटी होगा, वो अपना जा करके वहां पे फाइट करेगा इलेक्शन, उसके बाद फॉर्म करेगा गवर्नमेंट सेंट्रल में, उसके बाद अपने स्तर से आप प्रयास कीजिए। लेकिन सबको इक्वल पावर नहीं देंगे, सबको अनइक्वल पावर से डिवाइड करेंगे, ज्यादा पावर सेंट्रल के पास ही रहेगा, ऐसा इंश्योर करा गया है। स्टेट लेवल पे देखते हैं कि स्टेट रिलेटेड सब्जेक्ट होता है, जैसे कि पुलिस का मामला हो गया, ट्रेड का मामला हो गया, या कॉमर्स का मामला, एग्रीकल्चर का, इरिगेशन का। इसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ और रेगुलेशन बना सकती है। इसमें यूनियन लिस्ट में जो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट आता है उसका हस्तक्षेप नहीं आता है, लेकिन करंट लिस्ट में बदल जाता है। इसमें सिचुएशन बदलता कैसा है? अब यहाँ पे कोई एजुकेशन का मामला हो तो इसमें आप लोगों का स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का परमिशन होगा। अगर फॉरेस्ट पे, ट्रेड यूनियन पे, मैरिज पे, एडॉप्शन पे, या फिर आप लोगों का सेंसस पे, तो ये जो भी आप लोगों का है ये सभी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी इन सभी सब्जेक्ट पे। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको याद रखना फेडरलिज्म में। आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन आता है भाई, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क के एमसीक्यू में, तो इसको याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप लोगों का स्पेस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये सब आप लोगों का कौन सा सब्जेक्ट में आता है? यूनियन लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में, या फिर आप लोगों का स्टेट लिस्ट में? तो ये जो आप लोगों का लॉ है, मतलब ये सब जो सब्जेक्ट है ये किसी भी सब्जेक्ट में नहीं आता, याद रखना। ये सभी किसी भी लिस्ट में नहीं आता, ये आप लोगों का रेसिड्यूरी सब्जेक्ट है।
उसके बाद फिर देखते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है सीबीएसई में कई बार, तो इसको याद रखना। इस बेस पे हमको पढ़ने को मिलता है कि इंडिया का कई सारा ऐसा स्टेट है जिसको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है, स्पेशल पावर दिया गया है, प्रोवाइड किया गया है ताकि वो स्टेट सुरक्षित रहे। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट वाला सेक्शन देखते हैं, कई सारा ऐसा स्टेट है जिनको कुछ प्रिविलेज दिया गया है, कुछ स्पेशल स्टेटस दे रखा है इंडियन गवर्नमेंट, जैसे अरुणाचल प्रदेश, जैसे आसाम, जैसे नागालैंड, जैसे मिजोरम। तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप है, इसमें आप लोगों का अलग अलग स्टेट को अच्छे तरीके से स्पेशल पावर दिया गया है, जिसके तहत ये कहा गया है कि कोई अन्य स्टेट वाले व्यक्ति इन स्टेट में आकर के इन स्टेट में आकर के नहीं कर सकते हैं, मतलब परमानेंट लैंड नहीं खरीद सकते हैं। बाकी आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, घूमिए फिरिए, लेकिन परमानेंट लैंड आप नहीं खरीदेंगे। इस प्रकार से स्पेशल स्टेट दिया गया है। इस कारण से कई सारे ऐसे स्टेट हैं जो चाहते हैं नॉर्थ इंडिया वाले कि हमें भी स्पेशल स्टेटस मिले, या साउथ इंडिया वाले। जब स्पेशल स्टेट मिल जाता है किसी स्टेट को तो सबसे पहले पैसा वहीं पे आता है। इस कारण से हर एक चीफ मिनिस्टर ये चाहते हैं कि हमें मिल जाए। अभी फिलहाल के लिए 8 स्टेट को स्पेशल स्टेट मिला गया है, जिसमें अधिकतर आप लोगों को नॉर्थ ईस्ट वाला सेक्शन ही देखने को मिलेगा, क्योंकि उधर चाइना बैठा हुआ है, इधर तो आप लोगों का पड़ोसी है, ये सब कुछ नहीं कर सकता है, चाइना का बस दिक्कत है। उसके बाद फिर आप लोगों का पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट होता है। ये जो है आप लोगों का 4th आई थिंक चैप्टर होगा आप लोगों का सिविक्स का, या फिर कोई भी चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी में पूछा जाता है। यहाँ से याद रखना क्या क्या आप लोगों का फंक्शंस होता है पॉलिटिकल पार्टी का। सीरीज ऑफ फंक्शंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा। पार्टी पहले इलेक्शन लड़ती है, इलेक्शन में किस प्रकार के जो मैन हैं या कैंडिडेट हैं, किस प्रकार से वो अपना पॉलिटिकल पार्टी को प्रचार प्रसार करेंगे, कौन सा आदमी को यहाँ पे इलेक्शन में खड़ा करना चाहिए, ये डिसाइड करता है। स्पेशली इंडिया में देखें, जो टॉप पार्टी लीडर होता है ना, वही चूज करता है कि कौन कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन के लिए लड़ेगा। टॉप जो कैंडिडेट होता है, मतलब जिसने पार्टी बनाया, जो पार्टी को रन कर रहा है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे वो प्रधानमंत्री हो, ये स्पेशल इंडिया में ये देखा जाता है। उसके बाद फिर पार्टी जो है ये आप लोगों का डिफरेंट पॉलिसी और प्रोग्राम लॉन्च करती है, ताकि जो वोटर्स हैं वो क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे और मेजोरिटी में आए, या लेजिस्लेचर उठने या सेंट्रल लेवल पे अपना क्या करे, विजन को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाए। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट का जो है वो वोट लें, उसके बाद फिर मेजोरिटी में सरकार बनाए। लेकिन स्पेशल इंडिया लेवल पे देखा जाता है कि कई सारा लॉ बनाया जाता है, लेकिन इंडिया लेवल पे ये देखा जाता है कि यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा रिलीजियस पॉलिटिक्स या फिर आप लोगों का कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, जिसके कारण से आप लोगों का मेजोरिटी में कई सारे जो पीपल हैं वो अनएजुकेटेड हैं, जिसके कारण से वो वोट दे देते हैं, और जो यहाँ पे पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है उसको वोट नहीं मिलता है। लेकिन अगला साल वो हार जाता है, क्योंकि कई सारा ऐसा भी पीपल होता है जिसका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है, जो धर्म और जाति के नाम पे ना वोट दे करके किसी पार्टी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, तो उससे ज़्यादा प्रति प्यार होता है, तो उसको पार्टी देता है, उसको वोट देता है एज अ रिप्रेजेंटेशन, उसको जिता के भेजता है। इंडिया लेवल पे इस प्रकार से सिचुएशन हमको देखने को मिलता है अलग अलग तरीके से। बाकी यहाँ पे ये भी एक नोट करने वाली बात है कि कोई भी पार्टी जो है अगर वो जीत जाती है तो मेजोरिटी वाले जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट देंगे, माइनॉरिटी वाले तो देंगे नहीं। तो पार्टी अगर वो जीत गई है तो ना उसका कोई धर्म रहना चाहिए, नहीं उसकी जाति होनी चाहिए। वो अगर स्टेट लेवल पे बना है या सेंट्रल लेवल पे बना है तो उसको पूरा समाज को लेके चलना होगा, पूरा सोसाइटी को लेके चलना होगा, ठीक है। उस बेस पे वो सभी चीज़ों को प्रोवाइड करेगा एज अ कंपेयर टू मेजोरिटी, ताकि वो ये फील ना करे कि मेजोरिटी से या माइनॉरिटी से भेदभाव किया जा रहा है। ऐसे में ऐसा किया जाता है तो फिर हमको सिविल वॉर देखने को मिलता है, जिस प्रकार के श्रीलंका वाले केस में हमको देखने को मिला। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखना। फिर देखते हैं चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टी। कई सारा चैलेंज आता है पॉलिटिकल पार्टी का, भाई अलग अलग लीडर के द्वारा क्या अनफेयर होता है, ये सब मैं अभी बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले। क्या आप लोगों का जो डायनेस्टी सिस्टम है वो पॉलिटिकल में चलाया जाता है, परिवारवाद, यानी बेटा बन गया, बाप बन गया, बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद बेटी, फिर बाप, इस प्रकार से चलाया जाता है सिस्टम। अलग अलग तौर पे परिवारवाद इसको कहते हैं, कि अपने जो संतान है उनको आगे बढ़ाना, यानी जो शुरुआत से पार्टी में जुड़ करके कार्य कर रहे हैं उनको पीछे धकेल करके, उनको कुचल करके, जो दिन रात आपके पार्टी के लिए दिन रात इधर से उधर जा करके प्रचार कर रहे हैं, इस आस में कि एक दिन हमको भी कुछ अच्छे पोजीशन पे भेजा जाएगा,
लेकिन उसको ना भेज करके डायनेस्टिक सक्सेशन किया जाता है पार्टीज में। जो टॉप लीडर होता है उसका बेटी बेटा आकर के पार्टी को संभालता है, इसी को नेपोटिज्म कहा जाता है। जिसको कोई अकल नहीं होता है उसको पावर दे दिया जाता है गद्दी के तौर पे। तो इस कारण से हमको डिस्ट्रीब्यूट देखने को मिलता है। उसके बाद पॉलिटिक्स खेला जाता है, पॉलिटिकल पार्टी में आप यही पढ़ते हो। उसके बाद फिर आप देखते हो कि मीनिंग क्या है पॉलिटिकल पार्टी का, इसको डिस्क्राइब कैसे करा जाता है, रोल क्या है पॉलिटिकल पार्टी का इंडियन डेमोक्रेसी में। इस बेस पे सीबीएसई 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से क्वेश्चन बताओगे क्या क्या आप लोगों का इलेक्शन कंटेस्ट किया जाता है, होल्डिंग टुगेदर या कमिंग टुगेदर में क्या सिचुएशन होता है, किस कैंडिडेट को रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उतारा जाता है, यूएसए पार्टी में किस प्रकार का सिस्टम देखा जाता है। यूएसए में हमको 2 पार्टी सिस्टम देखा जाता है, रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी। इस हिसाब से एक ट्रम्प वाला आ जाता है, एक जो बाइडेन वाला आ जाता है, या फिर बाराक ओबामा का आ जाता है। इंडिया लेवल पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन अभी तक 2 ही पार्टी सिस्टम रन कर रही है, पहले कांग्रेस फिर बीजेपी। इस कारण से अलग अलग तौर पे लॉ भी बनाया जाता है। इस प्रकार से देख लो किस प्रकार से लॉ बनाया जाता है, क्या इसका विजन रहता है, क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो यहाँ पे ओपोजिशन में रहते हैं अगर वो हार जाते हैं तो एज अ ओपोजिशन वो क्या करते हैं, जो यहाँ पे विन कर जाते हैं अगर वो गलत डिसीजन लेते हैं तो उसको अपोज करते हैं कि ये सरकार के लिए गलत है, मतलब ये जनता के लिए गलत है, ये लॉ को पास नहीं होना चाहिए। और जनता तक ये बात को पहुंचाते हैं कि आप जिसको जिता करके भेजे हैं वो गलत काम कर रहे हैं, इसलिए आपको प्रोटेस्ट करना जरूरी है। तो वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, धरना प्रदर्शन देते हैं। तो इस कारण से ओपोजिशन का भी काफी ज्यादा बड़ा रोल रहता है। तो हमेशा ये मत सोचो कि जो यहाँ पे मेजोरिटी में है उसको जिता देते हैं पूरा सेट, नहीं, ओपोजिशन का होना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आप ओपोजिशन को नहीं रखते हो तो जो विन कर गया है उसका मन में जो आएगा वो करेगा, वो सोचेगा तो देश बेच के भी चल देगा और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ओपोजिशन का होना आवश्यक है। हद से ज्यादा वोट दे करके मत जिता दो स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे, जिसके कारण से आगे चल के आपको दिक्कत हो। इसलिए ओपोजिशन को भी जिताओ ताकि ओपोजिशन अच्छे तरीके से उसको क्या करे, अपोज करे। उसके बाद फिर अगर पूछा जाए नेशनल पॉलिटिकल पार्टी क्या है या स्टेट पॉलिटिकल पार्टी क्या है, 26, 22, 23, 24, 25 हर बार पूछा गया है। तो यहाँ से बताओगे नेशनल पार्टी क्या है। नेशनल पार्टी जो है वो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, जो कि आप लोगों का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा करा जाता है। ठीक है, इसमें अभी तक आप लोगों का जो 6% टोटल वोट ले आता है लोकसभा या फिर असेंबली इलेक्शन, एटलीस्ट 4 स्टेट्स इन लोकसभा, तो उनको यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है। अभी स्पेशली आप लोगों का बीजेपी, कांग्रेस और एनपीए या फिर आप लोगों का बसपा या आप, यही सब आप लोगों का पार्टी जो है, कुल अभी आप लोगों का 6 पार्टी है जिसको नेशनल करके रखा गया है। स्टेट पार्टी कई सारे पार्टी आ जाते हैं, जैसे समाजवादी पार्टी यूपी वाला, जैसे आप लोगों का बिहार वाला जदयू आ जाता है, जनता दल यूनाइटेड या फिर राष्ट्रीय जनता दल, इस प्रकार के पार्टी जो है। तो इस प्रकार का आप लोगों का टोटल पार्टी है, टोटल वोट जो है। और देखिए सिंपल सा यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई नेशनल पार्टी बनना चाहता है तो उसको नेशनल पार्टी कैसे बनाया जाएगा। स्पेशली नेशनल पार्टी बनाने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। जिस प्रकार से आप फॉर्म कुछ भरते हो ना, उसी प्रकार से इसमें भी क्राइटेरिया होता है। अगर कोई पार्टी 6% वोट लाता है 4 स्टेट में, लोकसभा में और असेंबली इलेक्शन में, तो उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा नेशनल लेवल के रूप में। लेकिन अभी तक मात्र 6 ऐसा नेशनल पार्टी है जो कि इंडिया पे नेशनल पार्टी के रूप में है। एक नॉर्थ ईस्ट वाला एनपीए आ जाता है, नेशनल पीपल्स पार्टी, एक बसपा आ जाता है यूपी वाला, बहुजन समाज पार्टी बीजेपी आ जाता है जो अभी रूल कर रही है सेंट्रल पे, भारतीय जनता पार्टी पहले जो रूल कर रही थी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक आप लोगों का आप हो गया जो अभी पंजाब में रूल कर रहा है, वो क्या है आप लोगों का आम आदमी पार्टी। उसके बाद फिर आप लोगों का एक 34 साल से जो बंगाल में रूल कर रहा था, वो क्या था आप लोगों का मार्कशीट वाला पार्टी, सीपीआई, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और आप लोगों का कोई पार्टी होगा, आई थिंक 6 पार्टी हो गया है। उसके बाद फिर आप लोगों का स्टेट लेवल पे अलग अलग तरीके से रीजनल पार्टी होता है अलग अलग स्टेट में, जैसे कि तमिलनाडु में डीएमके होता है, बिहार में जदयू होता है, आरजेडी होता है, फिर वहाँ पे आप लोग देखते हैं यूपी में राष्ट्रीय जनता दल होता है, मतलब ये समाजवादी पार्टी है। तो इस प्रकार से अलग अलग पार्टी बना के रखा गया अलग अलग लोगों के द्वारा। और इस स्तर से आप शिवसेना देखते हैं महाराष्ट्र वाले, तो इस स्तर से हजारों पार्टी है जो कि आप लोगों का रीजनल पार्टी है, लेकिन वो इतना मेजोरिटी नहीं ला पाती है, जिसके कारण से उसको रीजनल पार्टी का दर्जा दे के रखा गया है। लेकिन काफी ज्यादा महत्व होता है। आप देखते हो
संविधान में आप लोगों का प्रावधान दिया गया है कि अगर जो नेशनल पार्टी है उसके पास ज़्यादा सीट नहीं आती है तो जो रीजनल पार्टी होती है वो भी सपोर्ट करती है, क्योंकि वो स्टेट बेस पे जीत जाती है ना। स्टेट बेस पे वो क्या करती है, जीत जाती है लोकसभा का सीट, इसलिए लोकसभा का सपोर्ट कर देती है वहां जाके सरकार फॉर्म करने के लिए, तो उसको कुछ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराया जाता है, यही सब है और कुछ नहीं है। उसी प्रकार से स्टेट लेवल पे देखते हो कि स्टेट में रीजनल पार्टी बनने के लिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ आप लोगों का प्रोविजन जारी किया गया है, जिसके तहत आप क्या बन सकते हो, स्टेट लेवल का पॉलिटिकल पार्टी बन सकते हो, जिसके कारण से कम आप लोगों को 2 सीट लेजिस्लेचर में चाहिए, यानी 2 एमएलए चाहिए, तब आपको रिकॉग्नाइज करा जाएगा। इस प्रकार से आगे आप लोगों का क्या है कि क्या क्या चैलेंज जो है ये पॉलिटिकल पार्टी चैलेंज को फेस करता है, लेक ऑफ इंटरनेशनल डेमोक्रेसी या डायनेस्टिक सक्सेशन, ये सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। आगे आप लोगों का है क्या क्या आप लोगों का रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टी में लाया जा सकता है, या फिर इंडिया लेवल पे मतलब पॉलिटिकल पार्टी में क्या क्या रिफॉर्म लाया गया। अब देखो पहले के जमाने में क्या होता था कि अगर कोई एक पार्टी है और वो उस पार्टी से कोई एक कैंडिडेट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में टिकट लेकर के जीती है, तो वो क्या करती थी कि अगर वो जीत जाती थी और जो सेंट्रल में बैठे हुए हैं अगर उनको पार्टी का मतलब सीट का कमी हो गया है, जिनके पास ज्यादा पैसा है तो वो पैसा उछाल देती थी और वो खरीद लेता था एमपी या एमएलए। लेकिन उसके बाद फिर एक रिफॉर्म लाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो कि बोला गया एंटी डिफेक्शंस लॉ। इसमें एमएलए एमपी अगर अपना सीट को मतलब ये क्या करती है, अगर जीत करके कोई और दूसरे पार्टी में ज्वाइन करना चाहती है तो इस एक्ट के तहत वो अपना जो सीट जीती है एमएलए एमपी वाला वो लॉस कर देगी। इस कारण से एमएलए एमपी को डर हुआ कि नहीं भाई, जिससे हम सीट लिए हैं, जिससे टिकट लिए हैं, उसी में रहना है, छोड़ के नहीं जाना है, नहीं तो सीट में हमारा लॉस हो जाएगा। इस कारण से ये सब लॉ बनाया गया, जो कि काफी बेहतरीन अच्छा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। ठीक है, देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन का रूल क्या है, ये सब कुछ आप लोगों का रूल रेगुलेशन पूछे जाएगा तो बता दीजिएगा। वुमेन रिप्रेजेंटेशन के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, स्टेट में किस प्रकार से गवर्नमेंट चलाया जाता है, क्या अपॉर्चुनिटी होता है, ये सब देख लेना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फैक्टर कुछ है आप लोगों का रिस्पॉन्स के रूप में, कास्ट सिस्टम इन इंडिया। अब देखिए डेमोक्रेटिक पार्टी यानी लोकतांत्रिक पार्टी, इंडिया लेवल पे तो सब लोकतांत्रिक ही पार्टी है, तो पॉलिटिकल पार्टी की अगर स्पेशली बात करें तो जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया, आज के बेस पे भी देख रहे हैं कि सेंट्रल लेवल पे स्टेट लेवल पे धर्म की राजनीति और जात पात की राजनीति कराई जाती है, यानी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स खेला जाता है डेमोक्रेसी में और रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिक्स खेला जाता है। तो क्या ये डेमोक्रेसी के लिए सही है? क्या हम एक फेडरल कंट्री हैं तो हमको ये सही देती है कि हम रिलीजन के बेस पे पॉलिटिक्स करें या फिर कास्ट के बेस पे पॉलिटिक्स करें? नहीं, ये काफी घृणा वाली बात है और काफी ज्यादा घिनौना बात है, लेकिन फिर भी करा जाता है। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी में आने के लिए, अपना गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए। इस बेस पे देखा जाता है कि सबसे पहले पॉलिटिकल लीडर जो होते हैं वो सोशल रिफॉर्म लाए थे। काफी सारे पॉलिटिकल लीडर थे जो कि सोशल रिफॉर्म लाए थे, उसके बावजूद कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स आज तक चलाया जा रहा है, या फिर रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिक्स। स्पेशली कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे ज्यादा, जैसे ज्योतिबा फूले आ जाते हैं, फिर गांधी जी आ जाते हैं, BR अम्बेडकर जी आ जाते हैं, परियार रामास्वामी जी आ जाते हैं। इन सभी के द्वारा क्या किया गया, वर्क किया गया किस बेस पे कि जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है एक इस्टेब्लिश किया जाए सोसाइटी में विदाउट कास्ट, कास्ट के नाम पे किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए या कास्ट को पूरी तरीके से खत्म किया जाए। अटैचबिलिटी हो गया या फिर कुछ भी हो गया तो कोई भी अगर करता है उसको सीधा पकड़ करके जेल में बंद किया जा सकता है, लेकिन ये सब तो खत्म हो गया। लेकिन ये ट्रेडिशनल प्रोसेस चलाया जा रहा है जो कि आप लोगों का कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हो गया, एक आप लोगों का धर्म के बेस पे राजनीति। तो जब आप लोगों का इंडिया से कास्टलिज्म बैन कर दिया जाएगा उस दिन कास्ट का जो राजनीति है वो खत्म हो जाएगा और धर्म का राजनीति भी खत्म हो जाएगा। जब तक कास्ट है तभी तक इस प्रकार का राजनीति चलाया जाता है। और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है क्या डेमोक्रेसी के लिए कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स और रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिक्स सही है? तो नहीं है। उसके बाद फिर अलग अलग तौर पे देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आप लोगों का कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी है जिसको हटाया गया, तो ये सब देख लेना। यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, यहाँ तक इकोनॉमिक्स का सारा कर लिया है, यहाँ तक हमने सिविक्स का कर लिया है। अब यहाँ से हम हिस्ट्री का देख लेते हैं। अब हिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक जो है वो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है, उसको आगे पढ़ेंगे। पहले नेशनलिज्म इन इंडिया देख लेते हैं, ये आप लोगों का चैप्टर 2 है।
अब इसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडिया लेवल पे, ये बताया जाए। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ड्यूरिंग द इंडिया। अब यहाँ पे डिफेंस का काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिश के लिए हानिकारक हो गया था, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये भी ब्रिटिश भी शामिल था, तो उसका डिफेंस काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो गया था डिफेंस सिस्टम, इसलिए काफ़ी ज़्यादा जो ये आप लोगों का टैक्स है उसको इंक्रीज कर दिया गया। और टैक्स किस पे इंक्रीज किया गया, जो यहाँ के पीपल थे उन पे, जिसको हम कस्टम ड्यूटीज बोलते हैं, इंट्रोड्यूस कर दिया गया इनकम टैक्स। फर्स्ट बार जो पीपल थे उनको इनकम टैक्स के बारे में पता चला, काफ़ी ज़्यादा लगान देने लगे वो लोग। और उसके बाद फिर देखने को मिला कि जो गुड्स है, प्राइजेस है, उसको डबल कर दिया गया 2013 से 2018 तक। उसके बाद फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में काफ़ी सारे जो गोरे थे वो मारे गए करके आप लोगों का आर्मी में भरा गया। किसको भरा गया, इंडियंस को। फिर 1918 से 1900 के दशक में देखते हैं, 1920 से 1921 के दशक में देखते हैं कि क्रॉप जो है वो फेल्ड हो गया मैनी पार्ट ऑफ इंडिया में, और काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हो गया फूड का, जिसके कारण से काफ़ी सारे जो पीपल थे वो मारे गए इन्फ्लुएंजा एपिडेमिस के चलती। अकॉर्डिंग टू 1921 काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का 13 मिलियन पीपल जो है वो मर गए थे, यही आप लोगों का फेविन से और एपिडेमिस से। तो ये सब क्यों हुआ था, जब आप लोगों का 180 वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो। और ये सारा गलती किसका था, ब्रिटिश वालों का। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कस्टम ड्यूटीज लगा दिया गया था। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है महात्मा गांधी के बारे में, आइडिया ऑफ सत्याग्रह के बारे में। जनवरी 95 में वो क्या है, तो रिटर्न आते हैं, कहाँ से, साउथ अफ्रीका से। सबसे पहले 1950 में वो यहाँ पे साउथ अफ्रीका में रहते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे 1960 में वो 1 साल तक भ्रमण करते हैं। उसके बाद फिर 1970 में सबसे पहले बिहार जाते हैं। बिहार में एक आप लोगों का चंपारण डिस्ट्रिक्ट होता है, वहाँ पे एक एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था ब्रिटिश वालों के द्वारा, जो आप लोगों का नील का खेती करवाया जाता है, ठीक है। तो नील के खेती के लिए 1970 में बिहार जाते हैं और बिहार जा करके वो मामला को सुलझाते हैं। फिर 1970 में गुजरात जाते हैं, जैसे खेड़ा जाते हैं, खेड़ा में कुछ लोगों का परेशानी था तो उनको सॉल्व किया। फिर यहाँ पे 1980 में वो जाते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए। तो आप लोगों का मिल वर्कर था वो ब्रिटिश के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो आप लोगों का इंडिया का जो उसका मालिक था उसी के खिलाफ वो लड़ रहे थे। तो इसका मामला को सुलझाया गया, ये चाह रहे थे कि हमारा जो वेतन है उसमें बढ़ोतरी किया जाए। उसके बाद फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खिलाफ हमको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, रॉलेट एक्ट के बारे में पता चलता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। हम अब स्पीड करते हैं अपनी बातों को, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगा। और रही बात ये सब, तो मैंने पहले भी आप लोगों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। बाकी टोटल जो आप लोगों का पीडीएफ है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सारा पीडीएफ बना करके टेलीग्राम चैनल पे भर दिया गया है, वहाँ से जाकर के डाउनलोड करके देख लेना। उसके बाद फिर देखते हैं आइडिया ऑफ सत्याग्रह में खिलाफत मूवमेंट से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पूछा जाता है। यहाँ पे यही बताया जाता है भाई कि वर्ल्ड वॉर हो रहा था, जो आप लोगों का ब्रिटिश था वो एक तरफ था, दूसरे तरफ आप लोगों का ऑटोमन एम्पायर था। ऑटोमन एम्पायर वाला जो था खिलाफत मूवमेंट यहाँ से राइज किया जाता है। गांधी जी को पता चलता है कि हिंदू मुस्लिम को एक जगह एकत्रित करने का सही मौका है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड का जो मुस्लिम था वो खिलाफत मूवमेंट, मतलब जो खलीफा था उसको स्पिरिचुअल इस्लामिस्ट मानता था। इस कारण से उन्हें लगा कि जो ब्रिटिश वाले हैं उसको मार देंगे वहां जाकर के, इसलिए सब एकजुट होकर के ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने लगे। सितंबर 1920 में कलकत्ता का सीजन होता है। उसके बाद फिर कई सारे जो कांग्रेस वाले लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंटरकनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर नॉन कॉपरेशन के लिए मान जाते हैं जो भी। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नॉन कॉपरेशन क्यों हुआ इसके बारे में पढ़ते हैं, ये सब देख लेना आप लोग। उसके बाद फिर राइज ऑफ नेशनलिज्म, यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन का आइडिया क्या था, ये सब चेंजेस लाया गया, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, यहाँ से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पूछा जाता है 1804 का एम्पायर ऑफ फ्रांस का नेपोलियन के बारे में, कि क्या क्या ड्रॉबैक लिया गया नेपोलियन के द्वारा। सिविल कोड ऑफ 1804 क्या था, क्या अच्छा काम किया गया और क्या गलत काम किया गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोगों का बताया जाता है। यहाँ से तो हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है, 5 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में और यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में। यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ से पूछा जाता है कि सेंस जो है नेशनलिज्म का, जो सेंस है यूरोपियन पीपल्स में कैसे इंट्रोड्यूस करा गया, तो यहाँ से देख लेना।
उसके बाद फिर ये आप लोगों का ग्लोबलाइजेशन आता है। ये इकोनॉमिक वाला ग्लोबलाइजेशन नहीं, ये आपका हिस्ट्री वाला ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन के बारे में आप अच्छे तरीके से पता कर लेना, मतलब मैंने पढ़ा दिया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद फिर प्री वर्ल्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्री वर्ल्ड से भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस प्रकार से सिल्क रोड को यहाँ से वहां ले गया, किस प्रकार से फूड था, किस प्रकार से अपॉर्चुनिटी था, किस प्रकार से स्पिरिचुअल फिलामेंट का ज्ञान देने के लिए इधर उधर जाते थे सभी लोग, किस प्रकार से ट्रेड बैरियर लगाया जाता था। ठीक है, ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये आप लोगों का इकोनॉमिक का है, और वो हिस्ट्री का था, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड वाला। ठीक है, आप लोगों का यहाँ पे ये ज्योग्राफी का आ जाता है, ज्योग्राफी का चैप्टर आ जाता है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताया जा रहा है और 1992 वाला समिट बताया जा रहा है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, रिसोर्स प्लानिंग कैसे किया जाता है, या रियो दा जेनेरो अर्थ समिट जो ब्राजील में हुआ था वो कैसे हुआ था, क्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मेंटेन करने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया था, क्यों 100 ऑफ कंट्री इसमें इन्वॉल्व हुए थे। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको आप लोगों को पढ़ के जाना है। एग्जाम में कई सारा क्वेश्चन इसे पूछा जाता है। बाकी जो आप लोगों का टॉपिक रह गया है उसका PDF में सारा आप लोगों का वेरी शॉर्ट, लॉन्ग या फिर शॉर्ट या फिर MCQ बेस्ड सब कुछ प्रोवाइड कर दिया गया है। वहां से जाकर के आप लोग देख लेना। बाकी अभी आपको क्या करना है, जो भी लेक्चर मैंने अभी आप लोगों को लिया वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी जो भी टॉपिक बच गया है स्पेशली ज्योग्राफी में या हिस्ट्री में, वो तो सारा PDF दे दिया जाएगा, वहां से पढ़ लेना जा करके। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट में सारा वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जाके देख लेना। और बहुत जल्द हम लोगों का साइंस और मैथ्स का भी क्लास स्टार्ट होने वाला है कल से।